ओके, आज का जो टॉपिक है वो है फॉर टू नेक्स्ट लूप। फॉर टू नेक्स्ट लूप हमारे पास एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट है और इसका जो है अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट, खासतौर पर जब हम एरे से रिलेटेड वर्किंग करते हैं तो उसमें फॉर टू नेक्स्ट की हेल्प हमें बहुत ज़्यादा पेश आती है। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए लूपिंग के बारे में कि लूपिंग क्या होती है। तो बेसिकली अगर मैं लूपिंग के साथ से बात करूं तो लूपिंग जो है वो बेसिकली एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक या एक से ज्यादा एक्टिविटीज जो है वो रिपीट होती है अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट या अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ये बेसिक मीनिंग्स हैं लूपिंग के। बेसिकली लूपिंग इज अ प्रोसेस और जो है इसमें जो है हम किसी भी एक एक्टिविटी को या एक से ज्यादा एक्टिविटीज को जो है वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट करवा सकते हैं। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट्स। टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट्स में हमारे पास है नंबर वन अनकंडीशनल लूपिंग स्टेटमेंट और नंबर टू है हमारे पास कंडीशनल लूपिंग स्टेटमेंट। अनकंडीशनल लूपिंग स्टेटमेंट के मीनिंग्स है रिपीटेशन अकॉर्डिंग टू यूजर्स रिक्वायरमेंट्स। यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें रिपीटेशन होती है किसी भी एक्टिविटी की या एक से ज्यादा एक्टिविटीज की। कितनी दफा होनी है ये भी यूजर डिफाइन करता है। ठीक है, इसमें कंडीशन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। दूसरी चीज काउंटिंग इसमें इन्वॉल्व होती है। इसको हम काउंटर की टर्म भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। और फॉर टू नेक्स्ट जो है हमारा ये अनकंडीशनल लूपिंग स्टेटमेंट की कैटेगरी में आता है। ओके, अगर हम बात करें कंडीशनल लूपिंग स्टेटमेंट की तो कंडीशनल लूपिंग स्टेटमेंट का मतलब यह है कि जो भी रिपीटेशन होगी वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन होगी। मीन्स के कंडीशन का रोल इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स 12 नून पर हमारा जो है वो आफ्टरनून स्टार्ट हो जाता है। 12 नून पर दोपहर के 12 बजे हमारा आफ्टरनून स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब वो कंडीशन यही है कि जब तक दोपहर के 12 नहीं बजेंगे उस तक आप उसको आफ्टरनून या नून कंसीडर नहीं करेंगे। 11:59 तक भी वो AM होता है। एग्जैक्ट 12 पर वो नून हो जाता है और फिर 12 के बाद आप उसको PM कंसीडर करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दैट इज कंडीशन और ये फिर डेली बेसिस पर होता है। अब आपने फिर ये एक स्टेटमेंट भी देखी होगी कि अगर हम बात करें ट्रैफिक सिग्नल्स की तो आप ड्राइव करते हुए जा रहे हैं रोड पर, सिग्नल अगर रेड हो जाता है तो वहां पर आपको रुकना है। अब ये कंडीशन है, आपके पीछे जितने लोग भी आ रहे हैं उन सबको रेड सिग्नल पर रुकना है और जब सिग्नल ग्रीन होगा तो फिर आप अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब सिचुएशन यहाँ पर कुछ इस तरीके से होती है कि कराची की डिफरेंट लोकेशंस पर जो डिफरेंट सिग्नल्स हैं उनमें सिग्नल डिस्ट्रीब्यूशन टाइमिंग्स भी डिफरेंट। किसी जगह पर सिग्नल जो है वो 1 मिनट के लिए ऑफ होता है, किसी जगह पर 20 सेकेंड्स के लिए रेड होगा, किसी जगह पर वो 140 सेकेंड्स के लिए 180 120 सेकेंड्स के लिए ऑफ हो जाता है, कुछ जगहों पर 100 सेकेंड्स के लिए रेड हो जाता है। तो बेसिकली कंडीशंस है, इतना टाइम फ्रेम होगा तो सिग्नल चेंज होगा, टाइम फ्रेम अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो सिग्नल भी चेंज नहीं होगा। तो बेसिकली कंडीशन लूपिंग स्टेटमेंट में हमारे पास कंडीशन का रोल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें इसमें नंबर ऑफ रिपीटेशंस बताने की कोई जरूरत नहीं होगी। वो हम फॉर टू नेक्स्ट लूप में यूज करते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ रिपीटेशंस फिक्स्ड हैं तो उसमें फिर हम फॉर नेक्स्ट लूप यूज करेंगे और उसमें बता देंगे कि स्टार्टिंग यहाँ से करनी है और एंडिंग यहाँ से करनी है। लेकिन अगर नंबर ऑफ रिपीटेशंस फिक्स्ड नहीं है और बीच में कंडीशन इन्वॉल्व हो रही है, सो दैट मीन्स के दैट
looping statement, or that looping scenario is considered as conditional looping statement. इसमें हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं. एक ऑप्शन है हमारे पास while, do and while, और एक ऑप्शन है हमारे पास repeat, until and repeat. while, do and while, repeat, until and repeat, इन दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है. एंड ये दोनों ही जो है while, do and while, repeat, until and repeat, ये दोनों कंडीशनल लूपिंग स्टेटमेंट की कैटेगरी में आती हैं. डिफरेंस इन दोनों में है बहुत माइनर सा, लेकिन दोनों के फंक्शंस उस माइनर डिफरेंस की वजह से बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं. ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे अपने आज के मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज फॉर टू नेक्स्ट स्टेटमेंट. फॉर टू नेक्स्ट स्टेटमेंट की जो फंक्शनैलिटीज हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि अनकंडीशनल लूपिंग स्टेटमेंट है, यानी कि इसमें किसी तरह की कोई कंडीशन इन्वॉल्व नहीं होती. पहली बात. दूसरी बात कि नंबर ऑफ रिपीटेशंस इज डिफाइंड बाय यूजर. यूजर बताता है कि कोई भी टास्क, कोई भी एक्टिविटी कितनी दफा रिपीट होनी है. नंबर 3, इसके लिए काउंटर की टर्म भी यूज होती है. फॉर टू नेक्स्ट लूप को हम काउंटर भी कह सकते हैं, काउंटर लूप, क्योंकि इसमें बेसिकली काउंटिंग हो रही है. वो काउंटिंग हमारी मर्जी की, हमें +1 की करवानी है, +2 की करवानी है, +3 की करवानी है, या -1 की करवानी है, -2 की करवानी है, या -3 की करवानी है. असेंडिंग ऑर्डर भी पॉसिबल है इसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर भी पॉसिबल है. अनकंडीशनल लूपिंग स्टेटमेंट में जो काउंटिंग हो रही है वो फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर नंबर भी पॉसिबल है, और फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर नंबर भी पॉसिबल है. इसमें कोई इशू नहीं है, या इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. अब अगर बात करें हम इसके स्ट्रक्चर की, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है, तो स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से है. स्टार्ट करेंगे आप कीवर्ड से फॉर, इसके बाद आएगा आपका वेरिएबल. यूजुअली हम जो है फॉर के साथ काउंट या काउंटर के टर्म यूज करते हैं एज अ वेरिएबल. इज इक्वल्स टू या लेफ्ट इंडिकेटर, इनिशियल वैल्यू या स्टार्टिंग वैल्यू कह लीजिए आप, टू फाइनल वैल्यू, और उसके बाद आप कीवर्ड यूज करते हैं स्टेप अगर रिक्वायर्ड है. तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि स्टेप यूज करना है. यहाँ पर आ जाएंगी आपकी एक्टिविटी, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, और फिर एक्टिविटी 10. मींस आप जितनी भी एक्टिविटीज यहाँ पर प्लेस करना चाहते हैं, एंड देन नेक्स्ट. ये आपका स्ट्रक्चर है फॉर टू नेक्स्ट लूप का. फॉर के नेक्स्ट के साथ जो आप फॉर के साथ वेरिएबल यूज कर अगर आप चाहें तो नेक्स्ट के साथ भी आप वो वेरिएबल प्लेस कर सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. जो वेरिएबल, लेकिन अगर आप वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो फिर दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए. ओके, अगर हम इनिशियल वैल्यू और स्टार्टिंग वैल्यू की बात करें तो इनिशियल वैल्यू की जगह पर कोई स्मॉलर नंबर भी हो सकता है, कोई ग्रेटर नंबर भी हो सकता है, और कोई वेरिएबल भी हो सकता है. मींस अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि यूजर जो है वो नंबर इनपुट करे और फिर उस नंबर से सिस्टम जो है काउंटिंग स्टार्ट करे, सो दैट इज आल्सो पॉसिबल. तो इसमें एज सच कोई इशू नहीं है. तो वो यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी. अच्छा, अगर फाइनल वैल्यू की बात करूं मैं,
फाइनल वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर आपने इनिशियल वैल्यू पर स्मॉलर नंबर रखा हुआ है तो फाइनल वैल्यू पर ग्रेटर नंबर होना चाहिए। अगर इनिशियल वैल्यू पर आपने ग्रेटर नंबर रखा हुआ है कोई, तो फाइनल वैल्यू पर कोई स्मॉलर नंबर होना चाहिए, और इसकी जगह पर भी कोई वेरिएबल आ सकता है। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मीन्स कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक नंबर दो नंबर्स इनपुट करूँ और सिस्टम जो फर्स्ट नंबर से लेकर, जो मैंने फर्स्ट नंबर इनपुट किया है वहां से लेकर जो मैंने सेकंड नंबर इनपुट किया है वहां तक काउंटिंग करे। सो दैट इज आल्सो पॉसिबल। ओके, अब हम बात करेंगे स्टेप की। स्टेप का बेसिकली सिनेरियो ये है कि स्टेप में भी हम कोई नंबर मेंशन कर सकते हैं या फिर कोई वेरिएबल मेंशन कर सकते हैं। ये बेसिकली स्टेप हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें अनइवन नंबर्स या हमें कुछ ऐसे नंबर प्लेस करना हो कि जैसे अगर हमें उसे डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो अगर हमें करना है तो वहां पर स्टेप कंपलसरी होगा हमारे पास। मींस अगर इनिशियल वैल्यू ग्रेटर है और फाइनल वैल्यू स्मॉलर है, सो दैट इज कंसीडर्ड एज डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस सिचुएशन में स्टेप हमारे पास कंपलसरी होता है। और अगर आप स्टेप का जो ऑप्शन यूज करना चाह रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो जिस स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू है वो है 1। मीन्स 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, या 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14। तो ये स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू है +1। अगर आप ग्रेटर वैल्यू रखना चाह रहे हैं स्टेप की तो +2, +3, +4, यानी कि 1 के बाद अगर आप 3 पर जाना चाह रहे हैं और 3 के बाद 5 पर, 5 के बाद 7 पर, तो इस सिचुएशन में भी स्टेप आपके लिए कंपलसरी होगा। और ये भी पॉसिबल है कि स्टेप की जगह पर आप कोई और वेरिएबल प्लेस कर दें, लेकिन ये जो फॉर टू नेक्स्ट लूप है ये काम करता है इंटीजर डाटा टाइप के साथ। यानी कि इनिशियल वैल्यू पर भी अगर आप कोई वेरिएबल प्लेस कर रहे हैं या कोई वैल्यू प्लेस कर रहे हैं तो वो इंटीजर होनी चाहिए, फाइनल वैल्यू भी इंटीजर होनी चाहिए और स्टेप की वैल्यू भी इंटीजर होनी चाहिए। अब इसके अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। ओके, अब हम इसके एक छोटे से प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे जिसमें हम VB.NET भी यूज करेंगे। VB.NET का स्ट्रक्चर और सूडोकोड का स्ट्रक्चर फॉर टू नेक्स्ट लूप के लिए सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों। एक हम छोटा सा ये छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। Write down a pseudocode, VB.NET code, and draw a flowchart to print counting from 1 to 10। एक सिंपल सा प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है। इसमें हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ काउंटिंग प्रिंट करनी है 1 से लेकर 10 तक। ओके, अच्छा, अब इसी में जो है मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस करके जो है वो इसके डिफरेंट सेक्शंस भी डिफाइन करता जाऊंगा फॉर टू नेक्स्ट ग्रुप। ओके, ये हमारे पास VB.NET का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो आपको ये काम कर लेना है कि आप console डॉट वेट की यूज कर लें ताकि आपके आउटपुट विंडो स्क्रीन पर एक्टिव रहे। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ फॉर काउंट इज इक्वल्स टू 1 to 10। मीन्स काउंटिंग 1 से स्टार्ट होनी और 10 पर एंड करनी है। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ console डॉट राइट लाइन काउंट, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इसको रन करके देखते हैं कि हमें आउटपुट दे रहा है या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर कि 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग स्क्रीन पर प्रिंट हो गई है। काउंट की वैल्यू 1 to 10। अब काउंट क्या है? काउंट बेसिकली एक वेरिएबल, ठीक है, और वेरिएबल की प्रॉपर्टी ये है कि एक वक्त में सिर्फ एक ही वैल्यू अपने पास होल्ड करके रख सकता है। अब फॉर की लाइन पर आपने ये डिफाइन किया था कि काउंट के लिए आप कितनी वैल्यूज फिक्स कर रहे हैं। आपने जो स्टेटमेंट लिखा है वो लिखा है फॉर काउंट इज इक्वल्स टू 1 to 10, या आपकी इंस्ट्रक्शन है जो आपने सिस्टम में एंटर किया, यानी कि काउंट की वैल्यूज जो है वो 1 से स्टार्ट करनी है और 10 तक जानी है, ना 1 से स्मॉलर ना 10 से ग्रेटर। उसमें सिस्टम ने क्या किया, फॉर काउंट इज इक्वल्स टू 1, इस लाइन के अकॉर्डिंग काउंट की वैल्यू डिसाइड होगी। फर्स्ट टाइम आया है ये इस लाइन पर, यानी कि पहली लाइन ये फॉर काउंट इज इक्वल्स टू 1 to 10, तो वेरिएबल जो है काउंट इसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी 1, यानी कि काउंट की वैल्यू है 1। नेक्स्ट लाइन में आपने लिख दिया console डॉट राइट लाइन काउंट। अब इस लाइन के अकॉर्डिंग क्या होगा, विद इन पैरेंथेसिस आपने वेरिएबल लिख रखा हुआ है, और वेरिएबल कभी भी प्रिंट नहीं होते, हमेशा उनकी वैल्यूज प्रिंट होती है। console डॉट राइट लाइन के साथ आपने यूज किया हुआ है वेरिएबल,
काउंट सिस्टम जो है वो मेमोरी में काउंट की वैल्यू को सर्च करेगा जो कि आपने ऑलरेडी डिफाइन की हुई है और एट द मोमेंट काउंट की वैल्यू है 1, तो सिस्टम ने आपको स्क्रीन पर 1 शो कर दिया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है दैट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट के मीनिंग ये है कि नेक्स्ट वैल्यू ऑफ काउंट, काउंट की जो नेक्स्ट वैल्यू है वो आपको पिक करनी है। तो सिस्टम वापस जाएगा फॉर पर, क्योंकि काउंट की जो वैल्यू चेंज होगी वो लाइन फॉर पर चेंज होगी। अब काउंट जो है वो सेकंड टाइम जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, यानी काउंट की सेकंड टर्न है। तो अब जब काउंट की नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी वो 1 के बाद हो जाएगी 2, फिर उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन काउंट और फिर उसकी वैल्यू 2 प्रिंट हो गई। और उसके बाद ये साइकिल चलता रहेगा जब तक ये फाइनल वैल्यू जो आपने डिफाइन की हुई है ये एक्सेस नहीं होगी। जैसे होगी काउंट की वैल्यू 10, कंसोल डॉट राइट लाइन काउंट, उसने सिस्टम ने 10 प्रिंट किया। उसके बाद वो सिस्टम आया नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट वैल्यू तो है नहीं, आपने डिफाइन नहीं की हुई थी, तो आपका लूप जो है वो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। अच्छा अब इसमें अच्छा अब इसमें मैं मजीद क्या चेंजेस कर सकता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 11, मैं इसको 11 टू 20 कर देता हूँ। 11 टू 20 करने पर क्या होगा, ये देखिए 11 से लेकर 20 तक काउंटिंग आ गई है। इसको मैं अगर चाहूँ तो 1 टू 50 कर दूं। अब इसको चेक करते हैं हम, तो इससे मुझे ये स्क्रीन पर 1 टू 50 काउंटिंग प्रिंट करके दे दी है। तो स्टार्टिंग 1 से हो रही है 30 के बाद इससे पूरी मुझे 1 से लेकर 50 तक काउंटिंग प्रिंट करके दे दी है। अब यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं अपना नाम भी रख सकता हूँ, काउंट के साथ मैंने अपना स्ट्रिंग बनाकर अपना नाम रख दिया। अब क्योंकि फिर ये भी कंसोल डॉट राइट लाइन का पार्ट बन गया है, तो अब आप देखेंगे कि ये भी साथ साथ प्रिंट हो रहा है। देखिए 1 के बाद वो डायरेक्ट, अब गैप नहीं आ रहा बीच में, तो इसके लिए मैं ये स्टेप लूंगा कि अपनी स्ट्रिंग में मैं पहले एक स्पेस दे दूंगा। अब देखिए आउटपुट चेक कीजिए, नंबरिंग के साथ नाम लिखा हुआ है। अब वो आपकी मर्जी है कि आप इस लूप में क्या क्या चीजें प्लेस कर रहे हैं। मैं अगर चाहूँ तो काउंट को अलग लाइन पर रख दूं और अपने नाम को जो है मैं अलग लाइन पर रख दूं। मैं एक और कंसोल डॉट राइट लाइन यूज कर लेता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसमें मैं एज ए स्ट्रिंग रख देता हूँ। अब इसको चेक कीजिए, एक लाइन पर नंबर आ रहा है। अब इसकी क्या सिनेरियो है, ये दोनों अलग अलग क्यों आ रहा है, मैंने दो सेपरेट कंसोल डॉट राइट लाइन यूज किया। कंसोल डॉट राइट लाइन काउंट अलग है, कंसोल डॉट राइट लाइन स्ट्रिंग अलग है। कंसोल डॉट राइट लाइन की वजह से जो जो भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो हो रही है वो सारी सेपरेट लाइंस पर जो है प्रोसेस होंगी। ओके, अब सिंपल सिंपल इसको हम सूडो कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बस ये जो 3 लाइंस है फॉर से लेकर नेक्स्ट तक की, इन तीनों को आप कॉपी कर लीजिए, अपने पास स्क्रीन पर ले आइए और इसको आपने यहाँ पर कर दिया पेस्ट। काउंट इज इक्वल्स टू 1 टू 10। नेक्स्ट को आप फॉर की लाइन में ले आएंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन। अच्छा कंडी ये लूपिंग स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स में जो हम इंस्ट्रक्शंस प्लेस करते हैं वो आपने इधर वीबी कोड में भी देखा होगा कि फॉर और नेक्स्ट तो एक लाइन में, लेकिन जो कंसोल डॉट राइट लाइन की इंस्ट्रक्शन मैंने प्लेस की थी इसके अंदर वो थोड़ी सी एडेंटेशन के साथ है, थोड़ी सी इंटेंशन इसमें इन्वॉल्व हो रही है, यानी कि थोड़ा सा गैप आए वो थोड़ी सी आगे, तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि लूपिंग स्टेटमेंट्स में या कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, कंडीशनल लूपिंग स्टेटमेंट्स में जो भी एक्टिविटीज आप अपनी प्लेस करेंगे उनको जो है आप थोड़ा सा आगे बढ़ाकर या थोड़ा सा स्पेस देकर। अब सूडो कोड के रूल्स के अकॉर्डिंग आप इसको प्रिंट कर देंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन तो सूडो कोड पे यूज होता नहीं है। फॉर काउंट इज इक्वल्स टू 1 टू 10 एप इक्वल टू का साइन लगा रहना देना, मेंशन रखना चाहें तो वो यूज कर लें, या फिर अगर आप लेफ्ट इंडिकेटर शो करना चाहें
सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। फ्लो चार्ट इसका बहुत आसान है। सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे एक टर्मिनल, जो कि कंपलसरी पार्ट है फ्लो चार्टिंग का। ये आपने ड्रॉ कर लिया टर्मिनेटर, और इसमें प्लेस कर दिया आपने स्टार्ट। अच्छा, फॉर काउंट इक्वल्स टू 1 to 10, काउंटिंग हो रही है, मींस प्रोसेसिंग हो रही है। फॉर के लिए आप हमेशा यूज करेंगे प्रोसेस बॉक्स। ये पिक कर लिया मैंने प्रोसेस बॉक्स, और इसमें आप प्लेस कर देंगे फॉर काउंट, लेफ्ट इंडिकेटर या इक्वल्स टू वो आपकी मर्जी है, बोथ आर करेक्ट, 1 to 10। ये हो गया। प्रिंट के लिए आपको मालूम है वी विल यूज प्रिंट बॉक्स और इनपुट आउटपुट बॉक्स। इसके लिए हमने ले लिया हमारा ये इनपुट आउटपुट बॉक्स, और इसमें हमने प्लेस कर दिया प्रिंट। अच्छा, ब्रैकेट्स ऑप्शनल है, आप यूज करना चाहें तो कर लें, नहीं यूज करना चाहें ना करें, कोई इशू की बात नहीं है, फ्लो चार्ट में भी और सूडो कोड में भी। उसके बाद हमारे पास रह गया नेक्स्ट। नेक्स्ट भी बेसिकली प्रोसेसिंग का ही पार्ट है। ये जो है आपके काउंट वेरिएबल की नेक्स्ट वैल्यू को सर्च करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए भी आप प्रोसेस बॉक्स ही यूज करेंगे। यहाँ पर हम कर देंगे नेक्स्ट, और अगर आप चाहें तो इसके साथ वेरिएबल भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन फिर वेरिएबल सेम होना चाहिए जो आपने फॉर के साथ यूज किया हो, और रूल्स का ख्याल रखिएगा कि रूल्स गलत नहीं। ये हो गया, और उसके बाद सिंपल सिंपल आप अपने फ्लो चार्ट को एंड कर देंगे। यहाँ पर हो गया आपका एंड, और उसके बाद आपका सिंपल सिंपल से रह जाता है कनेक्शन ऑफ द बॉक्सेस। इन बॉक्सेस को आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ एरोज। इस बात का ख्याल रखना है, एरोज ड्रॉ करते वक्त ये सारे एरोज एक ही लाइन में होने चाहिए, और दोनों बॉक्सेस को वो टच कर रहे हैं। लेकिन टच में भी फिर ये है कि कोई एरो किसी साइड से जब वो बॉक्स के अंदर ना जा रहा हो, इस चीज का आपको ख्याल रखना है। ये आपका फॉर टू नेक्स्ट का लूप कंप्लीट हो गया। हमने इसका प्रोग्रामिंग कोड भी कर लिया, हमने इसका सूडो कोड भी कर लिया, और हमने इसका फ्लो चार्ट भी कर लिया। ओके, अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। अब यहाँ पर जाकर जो हमारा जो स्टेप का ऑप्शन था फॉर टू नेक्स्ट लूप में, वो हमारा कंपलसरी हो जाएगा। राइट डाउन अ सूडो कोड vb.net कोड एंड ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट काउंटिंग फ्रॉम 10 to 1, मींस ग्रेटर वैल्यू पहले आ रही है और स्मॉलर वैल्यू बाद में आ रही है। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं अपने वीबी कोड पर। वीबी कोड पर मैं इसको कर देता हूँ 10 और इसको कर देता हूँ 1, बस इतना सा चेंज करना है फिलहाल। अब हम इसको पहले चेक करेंगे कि जो ये प्रोग्राम हमारा काम कर रहा है या नहीं। इसको रन करके देखते हैं कि आउटपुट हमारे पास कुछ आ रहा है। आउटपुट में हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा, और उसका रीजन यही है कि जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करते हैं तो इस सिचुएशन में हमारे पास स्टेप का जो ऑप्शन है वो कंपलसरी हो जाता है। मींस 10 से पहले, 10 के बाद मुझे पहले 9 पर जाना है, फिर 8 पर जाना है, फिर 7 पर जाना है, फिर 6 पर जाना है। अब इसको अगर मैं कैलकुलेशन वाइज देखूंगा तो यहाँ पर मेरे पास -1 की कैलकुलेशन है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं ये करूंगा कि सिस्टम में मैं एंटर कर दूंगा स्टेप -1। स्टेप -1 कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो अब देखिए आपके पास स्क्रीन पर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 सारी काउंटिंग स्क्रीन पर आ गई है। आप इसको -2 कर दीजिए, वो आपकी मर्जी है। 10 8 6 4 2, अब ये -2 के हिसाब से इसने काम किया।
आपको जाना था 1 तक, लेकिन उसने 1 शो नहीं किया। उसका रीजन ये है कि 10 से आप जब -2 करेंगे तो फिर 8 से -2 करेंगे 6 से -2 किया 4, और फिर 4 से -2 किया आपने, तो आप आ रहे हैं 2 पर। लेकिन 2 के बाद जब आप -2 करेंगे तो आप जाएंगे 0 पर, जो आपने फाइनल वैल्यू में डिफाइन नहीं किया हुआ था। तो इस वजह से सिस्टम जो है वो आपको 1 या 0 शो नहीं कर रहा। एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं तो स्टेप की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव, इस चीज का आपको ख्याल रखना है। बाकी इसमें एज इट इज कोई इशू नहीं है। फॉर काउंटर इक्वल्स टू 10 to 1, ये सिंपल सिंपल चला जाएगा हमारे पास सूडो कोडिंग सेक्शन में। console.writeline को मैं थोड़ा सा जो है बैक करके इसी करेक्शन कर देता हूँ। ये हो जाएगा मेरे पास प्रिंट काउंट, और इसका फ्लो चार्ट भी सेम एज इट इज बनेगा। स्टेप जो कीवर्ड है वो फॉर के साथ आ रहा है, तो ये प्रोसेस बॉक्स में ही आएगा। जो फॉर के लिए प्रोसेस बॉक्स बनेगा उसी पे हम स्टेप की टर्म भी यूज करेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, जरा हम कुछ टेबल्स की तरफ जाते हैं। तो टेबल्स के लिए हम क्या करेंगे, मीन्स कि अगर मैं मल्टीपल ऑफ 3 प्रिंट्स करना चाह रहा हूँ डायरेक्ट अप टू 30 कर लीजिए, यानी कि 3 1 3 से लेकर 3 10 30 तक। मीन्स टेबुलर फॉर्मेट में नहीं, सिर्फ मैं नंबर्स प्रिंट करना चाह रहा हूँ 3 6 9 देन 12 देन 15। तो उसके लिए जो मेरी स्टार्टिंग वैल्यू होगी दैट विल बी 3, और फाइनल वैल्यू होगी मेरी 30। और 3 से लेकर 30 तक जाने के लिए मैं बेसिकली 3 स्टेप से रेफरेंस लेना चाह रहा हूँ। तो स्टेप की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास प्लस, प्लस का साइन आप यूज करना चाहे तो कर ले, नहीं करना चाहे तो ना करें। पॉजिटिव वैल्यूज के साथ कोई इशू नहीं है। 3 to 30 असेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रहा है, और बीच बीच में इसमें नंबर्स का गैप भी आ रहा है, यानी कि 3 के बाद मुझे 6 पर जाना है, तो 3 के बाद 6 कौन सी टर्म है, 3 के बाद 4 फर्स्ट टर्म है, 5 सेकंड टर्म है, और 6 थर्ड टर्म है। तो इस वजह से मैंने स्टेप की वैल्यू +3 रखी है। असेंडिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा है, इस वजह से पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और 3 के गैप से जाने, तो इस वजह से मैंने 3 मेंशन किया है। अब इसका मैं आउटपुट देख लेता हूँ कि मल्टीपल्स ऑफ 3 प्रिंट कर रहा है या नहीं। ये देख लीजिए आउटपुट पे 3 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड देन 30।